आज हम सबके साथ यहाँ पर जो सामने बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका नाम जतिन सरना है और इनका जो करियर शुरू हुआ, लोगों ने इन्हें जानना शुरू किया जब ये पर्दे पर आए। लेकिन मेरा इनसे तारुफ जो है, मैं इन्हें तब से जानता हूँ या मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं जब ये रंगमंच के दिनों में छाए रहते थे। तो जो वैलिडेशन होती है ना, वो किसी भी एक एक्टर को सिनेमा पर आने के बाद क्यों होती है, वो आज हम जानेंगे भाई से। और समय को ध्यान में रखते हुए इस बातचीत को शुरू करते हैं। सिनेमाई जगत में आपने जो काम किया है, इससे यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं सबको मालूम होगा कि आपने क्या काम किया है। मैं शुरू करना चाहता हूँ ये सफ़र वहाँ से, जब जतिन सरना द जतिन सरना नहीं, सिर्फ जतिन हुआ करते थे। तो आपकी ये जो जर्नी शुरू हुई, आपने कब सोचा कि मुझे अभिनय की दुनिया में ही अपना नाम करना है या काम करना है, और क्यों सोचा? पहले तो मेरठ शहर के लिए बहुत बहुत प्यार सत्कार, क्योंकि मेरठ में मेरी एक फ़िल्म शूट हुई थी, मेरठिया गैंगस्टर, जिसके बाद से एक्चुअली सारा खेल शुरू हुआ था। क्योंकि अगर वो फिल्म नहीं होती, या उससे पहले एक फ़िल्म थी सात उच्चक के, वो नहीं होती तो मेरठिया नहीं होती। लेकिन मेरठिया नहीं होती तो मैं सीक्रेट गेम नहीं कर पाता, जिसने वाकई मुझे सबके सामने इस तरह से ला के खड़ा किया। वो रोल जिस तरह से लोकप्रिय हुआ, मेरठिया गैंगस्टर में भी संजय फॉरनर का रोल सबको बहुत पसंद है। आज भी मुझे मेरठ से स्पेसिफिकली, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से, बट मेरठ से बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत प्यार भरा। मुझे लोग फ़ोन करेंगे, आज भी याद करते हैं कि यार वो आपकी फ़िल्म भूलती नहीं है। और रही बात जो दी जतिन सरना या जो भी आपने कहा उसकी शुरुआत, वो नाम ही पहले मेरा जतिन नहीं था, नाम ही जितिन था। जितिन। जितिन, ओके। वो नाम ही ऐसा हुआ कि मैं 9th में फेल हुआ। फेल होने के बाद स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने बोला कि आप रिजल्ट खराब करेंगे हमारे स्कूल का, इसलिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंस पता है ना सबको, पत्राचार होता था पहले वो, तो वहाँ से आप अपनी पढ़ाई करिए, हम आपको स्कूल के बोर्ड एग्जाम में तो बैठने नहीं देंगे। मैं डिसहार्टेंड हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मैं जितिन था जब मैं स्कूल में था। जब मैं बाहर आया, मैं अपना एडमिशन कराने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस के उस ऑफिस में पहुंचा, तो वहाँ जो मौजूद एम्प्लॉई या कर्मचारी जो भी थे, उन्होंने मेरा नाम एज यूजुअल, सबको जितिन नहीं पता होता, सबको जतिन ही, तो उन्होंने उसको जतिन सरना कर दिया। मैं लेके आ गया घर और मैंने देखा, मैंने कहा यार तो नाम ही गलत लिख दिया उसने। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ और बनने की शुरुआत थी, जो उन्होंने मुझे आई से ए दे दिया। क्या बात तो है। मैंने गया, मैंने कहा ये आपने गलत लिख दिया। उन्होंने बोला अब तो ये रजिस्टर हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको ही अपना किस्मत माना। मैं 10th में पास हुआ और फिर उसके बाद ये एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ। ये कीड़ा तो बहुत पहले से काट ही चुका था, और मैं समझ सकता हूँ यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं वो सिनेमा से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो उसी तरह से मुझे भी सिनेमा से बहुत प्यार है, फिल्मों से। उसके अंदर जिस तरह के मैसेजेस उसके थ्रू दिखाए जाते हैं, तो वो मुझे बहुत प्यार था। मुझे शुरू से नाचने गाने का शौक़ था, और घर में एक नचनिया तो सब होता ही है, तो मेरे घर की मैं था। तो होली है, दिवाली है, जतिन सरना नाच रहे हैं। तो वहाँ से फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रेजेंट करने की। फेमस होना है, ये एक ख्वाब था जब इसकी शुरुआत हुई, कि लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन उसका जो कोर था वो था कि पैसा जो उसके साथ आएगा, अब उसकी ये मयार तय नहीं थी कि वो कब आएगा, लेकिन वो पैसा चाहिए था, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था। जॉइंट फैमिली थी जो कि बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही थी। तो मुझे लगा था कि मैं इस काम में अच्छा भी हूँ, मैं ये जल्दी करूँगा तो वहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं। आप काम करते हैं तो आपको पैसा अच्छा मिलता है, तो वो मुझे खींच के ले गया। लेकिन जब मैं थिएटर में पहुँचा, तब वो सारी चीज़ें धुंधली होनी शुरू हो गई, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है, रंगमंच में पैसा नहीं है, और रंगमंच का कीड़ा तब तक इतना बुरा काट चुका था। इस सवाल पे मैं आऊँगा। अच्छा, मैं रुक जाता इस हूँ। सवाल पे मैं आऊँगा, क्योंकि जब आपने ये सपना देखा कि सिनेमा में काम करना है, आप माया नगरी बम्बई भाग के चले गए, है ना?
और माया नगरी बम्बई जब आप पहुंचे तो वहाँ आपको ऐसा क्या हुआ कि बैक टू पवेलियन और ये थिएटर वाली जर्नी अब यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं कि बम्बई शहर जाने के बाद वहाँ से दिल्ली वापसी क्यों हुई आपकी? बहुत से लोग यहाँ पे इस फील्ड में जाना चाहते होंगे या आगे आप किसी को हेल्प आउट करेंगे। तो पापा को बहुत जिद करता रहा। मैंने कहा यार दुकान पे मैं नहीं बैठ सकता, कौन 8-8 घंटे बैठ के कस्टमर का इंतज़ार करे। कस्टमर कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी 2-2 दिन नहीं आ रहा है। शीशा था मेरी दुकान पे, तो ज्वेलरी का बिजनेस है हमारा छोटा सा, तो शीशे लगे हुए हैं चारों तरफ दुकान पे। तो सारा टाइम तो मैं अपने आप को देखता ही रहता था। मेरे पिताजी भी परेशान थे कि बेटा उधर कम ध्यान दे, काम पे ज्यादा ध्यान दे। इधर कोई एक भी गोल्ड का कुछ लेके निकल गया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा तेरा। तो अपनी शक्ल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तो मैं जब देखूं तब पोज बनाऊं और एक्टिंग करूं, उधर कस्टमर बैठा है, मेरा ध्यान शीशे में है। तो पिताजी ने कहा तुम ये कर लो एक बार पूरा अपना। तो मैं उनसे 2004 में ये बोल के कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाना है, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए और एक ट्रेन का टिकट दे दिया। लेकिन जब बॉम्बे पहुंचा तो समझ में आया कि 5,000 रुपये तो यहाँ एक दिन में गायब हो जाते हैं, जिसके भरोसे मैं ज़िंदगी काटने आया हूँ। और जाने की भी टिकट नहीं है मेरे पास, लेकिन अब मैं पहुंच चुका था। तो वहाँ पे जिसके भरोसे गया था, उन्होंने, वो एक महिला थी, मेरी कज़न की कज़न थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा था वो अपने घर में मुझे रुकने देंगी, हमारे यहाँ तो यही होता है ना। मैं वहाँ गया, मुझे भी यही एक्सपेक्टेड था, लेकिन उन्होंने मुझे रातों रात ही कह दिया कि आप यहाँ तो नहीं रुक सकते। तो मैं पहले तो मेरा वो रिश्तेदारी वाला वो टूटा भरोसा बम्बई में। मैंने कहा भाई 12-1 बज गए, मैं जाऊँगा कहाँ। तो नीचे आया तो टैक्सी वाले वहाँ पे सड़कों पे आम सोते हैं, ऑटो में सोते हैं सड़कों पे, तो जाते कहीं नहीं है वो बेचारे। रात भर, हाँ, रात भर ऑटो में सोते हैं, फिर सुबह ड्यूटी पे निकल जाते हैं। तो कुछ टैक्सी वाले खड़े थे, मैं उनसे पूछ रहा था क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, कोई डॉर्मेट्री कुछ हो। तो वो मुझे देखते ही भाग गए थे। तो वो बोला हीरो, हीरो बनना है। मैंने कहा, ये तो मुंह की बात छीन ली। हाँ। मैंने कहा हाँ, मतलब वैसा कुछ। अब वो उसको पता उसको नहीं लगा होगा कि मैं हीरो जैसा हूं। तो उसने बोला ए दूसरे को, ए अपने साले को बोल के इसे स्पॉट बॉय लगवा दे। मैं कह रहा हूँ साले मैं हीरो बनने आया हूँ, ये मुझे स्पॉट बॉय की नौकरी लगवाने को कह रहा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर लूंगा, आप मुझे डॉर्मेट्री बता दो कहाँ है। वो एक डॉर्मेट्री में ले गया 50 रुपए की, लोगों के कच्चे सूख रहे हैं, सामान पड़े हुए हैं, गंदी दीवारें हैं। मैंने कहा यहाँ रहना तो मुश्किल है। तो यही सब चीजें देख के एक रात में मैंने फैसला किया कि जाना पड़ेगा वापस। और अगले दिन ही मैंने जो है ट्रेन पकड़ी। वो भी मैंने नहीं पकड़ी, किसी ने मुझे धक्के दे के कहा कि बेटा यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम तो किस खेत की मूली हो या कौन से मेरठ के गन्ने हो, ये पकड़ो अपना सामान और निकल जाओ। उन्होंने मुझे जर्नल की टिकट कटवाई और मैं टॉयलेट के पास बैठ के करीबन 26-28 घंटे का सफ़र काट के मैं पूरा घर पहुंचा। और वही घर पे पहुंचते ही पिताजी का वही था कि ट्रेन याद है? ट्रेन थी गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का जर्नल डब्बा था वो, शायद बोरीवली से मैंने पकड़ी थी वो, शायद आज भी टिकट मेरे पास पड़ी हुई है। तो घर पहुंचा तो घर वाले खुश कि आ गए, लेकिन उनके लिए वो नहीं था कि ये हार के आ गया कुछ है। हर माँ बाप को ये होता है ना, बच्चा उनकी सेफ्टी में रहे, कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। तो उनके जहन में शायद यही था कि अब ये यहीं रहेगा, दुकान पे जाएगा, उतना हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था 2 साल बाद खेल बदलने वाला है। फिर उसके बाद खेल असली शुरू हुआ 2006 में। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि शुरुआती दौर में आपने उन प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है जिसमें क्राउड वर्क में एक्टर्स को बुलाया जाता है। हाँ, मैंने क्राउड के काम से शुरू किया था, एक्स्ट्रा बोलते हैं उनको, जो भीड़ में पीछे पासिंग देते हैं। उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। एक तो 150 रुपये मिलते थे, खाना मिलता था, और फिर मेरा जो वो था उस काम को करने का मतलब वो ये था कि कैसे होती है शूटिंग, और ये जो हीरो वगैरह दिखते हैं ये कितने गोरे हैं और कितने लंबे हैं। तो अपने को तो वो मैच करना था मयार के, अपन कम तो नहीं है। तो मेरा सबसे पहला जो सामना हुआ था वो हुआ था शाहिद कपूर के साथ। तो शाहिद कपूर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, आज भी हैं। फिल्म बताएंगे? मिलेंगे मिलेंगे, क्या बात है। सतीश कौशिक साहब की फिल्म थी मिलेंगे मिलेंगे। करीना कपूर और शाहिद कपूर, उन दोनों का शूट था। मैं पीछे कैंटीन के सीन में एक ट्रे में कुछ सामान लेके निकलता हूँ, और मैं सारे टाइम बस यही देख रहा था कि शाहिद कपूर कब सामने आए
और मैं ऐसे साइड से निकलता था देख के कि कितनी हाइट है, तो थोड़ा सा फर्क था क्योंकि वो थोड़े से लंबे हैं शायद। और करीना कपूर वाकई बहुत गोरी हैं सच में। तो मैं उस टाइम सोच रहा था, उस टाइम बहुत पिंपल थे मुंह पे, मैंने कहा तेरा क्या बनेगा रे कालिया, तू क्यों इस चक्कर में पड़ा है। और वो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो खदेड़ते हैं आपको, चल वहां खड़ा हो जा, ए वहां जा, यहाँ क्या कर रहा है, उसके पीछे क्यों है। लेकिन वही देख के संतुष्टि मिल गई कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत शुरू हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता की अभय देओल की। और रंग दे बसंती में पहली बार आमिर खान साहब को देखा, फिर उषा कोटला मैदान के बाहर, वो सुबह सुबह एक डेडिकेटेड आदमी सुपरस्टार 6 बजे अपनी स्क्रिप्ट लेके बाहर बैठा हुआ है और वो पढ़ाई कर रहा है, अपना रोल याद कर रहा है, समझ रहा है। वहाँ देख के मुझे लगा था कि वाकई काम बहुत डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, ये आसान काम नहीं है। तो ये सब ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती गई कि जब मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की तो मैं पहले से पक्का और वो श्योर हो गया था अपने बारे में कि मुझे कैसे जीना है इस लाइफ को। इस सफ़र के चलते कुछ एक साल बाद आपको एक फिल्म ऑफर हुई जिसमें आपने एक कॉप का कैरेक्टर किया। वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे, हैं, आई एम सॉरी। तो उनकी आपको फिल्म ऑफर हुई और उस फिल्म के दौरान कुछ एक घटना ऐसी घटी जिसने शायद आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया, ये मुझे पता चला। तो ये बात कितने हद तक सच है और वो घटना क्या थी, अगर आप शेयर करना चाहें, आप कंफर्टेबल हैं तो। हाँ, जब तक सुनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मुझे सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल। और वो है हमारी फिल्मों का और सिनेमा में सब होता है। वो एक एक सीन था जहाँ पे उस फिल्म का नाम है अनफ्रीडम, नेटफ्लिक्स पे वो अवेलेबल है। उस फिल्म का एक सीन था जहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोग पुलिस वाले का रोल कर रहे थे। और जेल के अंदर 2 लड़कियां हैं जिन जो कि गे हैं, जो दोनों उनका रिलेशन है आपस में, उनका करने का सीन था। और डायरेक्टर ने एक दिन पहले बोला कि किसी एक को अपना प्राइवेट पार्ट शो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो हमारी बात हुई नहीं थी और ना मैं ये करूँगा। तो ही ट्राइड टू कन्विंस अस, मतलब दोनों हम दोस्त, वो मेरा बैचमेट है उसको और मुझे। मैंने बोला सर ये तो नहीं हो पाएगा, अब उतना हम कर सकते हैं, ये सब नहीं होगा। बट मैं एनी हाउ उन्होंने किसी और को उसके लिए तैयार किया, क्योंकि 4 पुलिस वाले थे, एक वो किया। जेल का वो सीन है, उसके अंदर 2 लड़कियां जिसमें से एक फॉरेनर है और एक इंडियन लड़की होती है। उनके फादर का रोल कर रहे होते हैं आदिल हुसैन साहब, who basically kind of orders to his own daughter, so that अगर उसका आपस में, मतलब अगर वो लेस्बियन है या उसका रिश्ता है, तो इस वजह से हो सकता है शायद उसने किसी मेल को ना कभी टच किया हो, ना कभी उसके साथ उसका कोई रिलेशन रहा हो शायद। उससे पहले बहुत आसान लग रहा था कि कुछ कुछ एक्टिंग करना है और वो हो जाएगा। और वो दोनों लड़कियां बहुत डेयरिंग थी। वो फिल्म इंटरनेशनली शूट हो रही थी। तो देवर एक्चुअली उन्होंने कंबल लिया हुआ था। तब तक हमें पता था कि इन्होंने कंबल लिया हुआ है, तो मुझे लगा था कि कपड़े होंगे नीचे, ऐसा इतना भी वो नहीं हो सकता। बट जैसे ही सीन शुरू हुआ, वो कंबल हटाया गया तो उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, देवर। और वो मेरे लिए पहला शॉक था, क्योंकि मैं ये समझने और ये एनालाइज कर रहा था कि ये हो क्या रहा है और ये कितना घिनौना है। और आई एम सॉरी, मतलब वो कि कैसे ये मानसिकता डेवलप होती है, कैसे लोग करते हैं या कैसे ये चीजें होती हैं और क्यों हो रही है। इसको इसको इस पे कोई वैसा लॉ, बड़ा लॉ क्यों नहीं एनफोर्स हो रहा है। क्योंकि वो सीन हमने करना शुरू किया, वो लड़की जो अंग्रेज लड़की थी वो मेरे सामने से छाती पीट पीट के चिल्लाने लगी और बोली यू वांट, मतलब यू वांट टू हैव विद मी, कम कम। और मैं एक्टिंग तो मेरी साइड में रह गई, मैं डर में आ गया। नहीं सर ये बड़ी सीरियस बात है। मैं डर और खौफ में था कि ये हो क्या रहा है। और मतलब उनकी तरफ देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो इतना डिस्टर्बिंग सीन था। सीन जैसे ही खत्म हुआ, फटाफट उनके ऊपर कंबल डाला गया और मैं एक कॉर्नर में जाके बैठ गया। और वो उस खौफ से मुझे निकलने में 2 दिन लगे कि ये कितना ब्रूटल और कितना अमानवीय है
आपको जो ये ट्रॉमा रहा 2 दिन तक आप बता रहे हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से था जो एक बाप अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं, सिर्फ इस बात से नहीं, सिर्फ इस बात से जो हो रहा है, रेप। जबरदस्ती किसी पे अटैक किया जा रहा है, जबरदस्ती किसी की इज्जत को बेआबरू किया जा रहा है, वो उसने मुझे ज्यादा वो किया था। बात इसमें आपने बीच में एक बताई कि इसमें आपके साथ आपके कोई दोस्त हैं जो जिन्होंने साथ में काम किया। कोई दोस्त नहीं, साहिल नाम है उसका, मेरा बैचमेट है। हाँ, साहिल भाई हैं तो जिनके साथ आपने काम किया। दोस्ती के क्या मायने हैं आपके लिए? न सिर्फ दोस्ती बल्कि हर एक रिश्ता बहुत मायने रखता है, और दोस्ती इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में क्योंकि एक कंधा जो है ना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के जो होता है, या एक हाथ जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर आपको सोचना नहीं पड़ता, जिसके लिए आपको कहना नहीं पड़ता, आप सीधा आप होते हो, आप एक कॉल पे होते हो। बहुत सारी रिश्तों में सोचना पड़ता है, भाई को क्या कहना है, बहन को क्या कहना है, माँ बाप को क्या कहना है, बाकी रिश्तेदारों को कहना है। दोस्त का कुछ नहीं होता, दोस्त होता है, वो है पड़ा हुआ है वो साइड में कहीं, आप उसको एक्टिवेट कर दो, वो एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्ती के मायने बहुत है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे दोस्तों ने। ये एक तो सामने ही बैठा गिन्नी, ये मेरा जूनियर है लेकिन ये एक दोस्त भी है, छोटा भाई भी है, अनुपम है। तो ये उस तरह के सपोर्ट सिस्टम है जो कभी भी आप दुखी हो, परेशान हो, आपको पता है कहाँ पे जाना है। अब ये सफ़र आगे बढ़ता है और फिल्म मिलती है आपको सात उचक्के। सात उचक्के में काम करने के बाद वो प्रोजेक्ट किसी वजह से रिलीज़ नहीं होता और आपको एक दूसरी फिल्म मिलती है जो इसी खूबसूरत शहर में शूट हुई, जिसका नाम है मेरठिया गैंगस्टर। मेरठिया गैंगस्टर। और संजय फॉर्नर आपके सामने बैठे हैं। तो सवाल पर आते हुए, वो फिल्म आपको कैसे मिली और कैसा लगता है जब एक फिल्म किसी एक बड़े नाम के साथ, बड़े अभिनेता के साथ शूट हो और वो रिलीज ना हो, और आप एक प्रोसेसिंग एक्टर हैं, स्ट्रगलिंग में बोलता नहीं, आप एक प्रोसेसिंग एक्टर हैं, तो डायरेक्टर तो दुखता है कि यार मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई। एक एक्टर को कितना मलाल होता है कि इस फिल्म में मैंने काम किया था, इसके बाद मैंने ये शूट की, ये अभी तक पड़ी हुई है, ये रिलीज हो गई। सात उचक्के आप में से सबने देखी होगी, स्टार गोल्ड पे है, उसमें मनोज बाजपेयी, विजय राज, के मेनन सर सब हैं। तो उसमें मुझे मौका मिला, तो वो फिल्म हमने कंप्लीट कर ली। उसकी कास्टिंग करी विकी सदाना ने, और विकी सदाना ही मेरठिया गैंगस्टर की। तो वो मेरठिया गैंगस्टर का शूट शुरू हुआ, तो वो फिल्म कंप्लीट भी नहीं हुई थी, लेकिन मनोज सर ने काफ़ी प्रेज़ किया रोल को, मुझको बहुत प्रेज़ किया उन्होंने। तो उनको बहुत पसंद था कि अच्छा काम करते हो तुम। तो इत्तेफाक से एक दिन ज़ीशान किसी ढाबे पे बैठा हुआ था और मनोज जी वहाँ इत्तेफाक से पहुँचे, मनोज बाजपेयी सर। तो ज़ीशान ने एक्साइटमेंट में बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरठिया गैंगस्टर। मेरठ के गैंगस्टर हैं, 5-6 दोस्त हैं, और उसमें एक बड़ा कमाल का कैरेक्टर है संजय फॉर्नर, जो कि पूरा गोल्डन बाल, भूरी आंखें, वो सा कैरेक्टर है वो। तो मनोज जी ने बोला कि तू एक काम कर, जतिन एक लड़का है उसको ट्राई कर। उन्होंने बोला जतिन कौन है? बोला मैं उसके साथ एक सात उचक्के अभी फिल्म करी है, रिलीज होने वाली है, तू उसको बुला। मेरे पे कॉल आया, मैं गया, तो ज़ीशान कादरी अपना एडीज वगैरह को कुछ समझा रहे थे बोर्ड पे। मैं अंदर गया, ज़ीशान ने मुझे देखा, मैंने ज़ीशान को देखा, मेरे लिए तो डेफिनेट ही था वसेपुर का। तो उसने मुझे बोला तुम बाहर बैठो, तो उन्होंने बाहर बैठने को बोला, तो अपना समझा के आया, बोला कौन है जतिन सरना? मैंने बोला सर मैं। कह रहा क्या आइटम हो बे तुम, तुम्हारा बहुत नाम सुन रहा हूँ मैं, मनोज बाजपेयी से लेके सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैंने बोला कुछ नहीं सर, मैं बस एक्टर हूँ, एक अभी फिल्म करी है और इसके लिए आया हूँ। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, ऑडिशन में मैंने पास किया। बस वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जो मेरी हीरोइन थी वो मुझसे 1 इंच 1.5 इंच लंबी थी, तो वो मैच करने में थोड़ा सा वो चल रहा था पंगा। और ऐसा भी नहीं थी कि बड़े जूते डालने, चप्पल में ही सीन करने थे सारे। इनफैक्ट उसमें तो कपड़े भी उतरवा लिए थे उन्होंने मेरे एक सीन में। तो वो मिल गई, मगर मेरठिया पहले रिलीज हो गई, सात उचक्के को रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त लगा, बट मेरठिया से अच्छा नाम हुआ। संजय फॉर्नर के कैरेक्टर को सबने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट मैं अभी आ रहा था तो वो इसी मॉल में शूट हुआ है उसका,
हाँ उसके कुछ गाने और कुछ सीन्स इसी मॉल में हमने शूट किए थे। तो मेरठिया ने एक्चुअली लाइफ चेंज करी, क्योंकि वो फिल्म अनुराग सर ने देखी, अनुराग कश्यप सर ने उसे एडिट किया। मैं आ रहा हूँ वहाँ। अच्छा, मैं पहले ज़्यादा चला गया। मैं आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी बात मेरेठिया गैंगस्टर की चल रही है। आपने बताया आपकी एक्ट्रेस आपसे थोड़ी सी लंबी थी, और उसी फिल्म की वर्कशॉप के चलते नुसरत भरूचा करके एक एक्टर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उस वर्कशॉप के दौरान आप चेयर पे बैठे थे, भूरे बाल, भूरी आंखें, एक लड़की एंटर करती है, नुसरत भरूचा, सुंदर सी लड़की। सुंदर सी लड़की एंटर करती है, और आंखों आंखों में कुछ खेल होता है और वहाँ पर कुछ घटना घटती है। अगर यहाँ बैठे लोगों को उस घटना के बारे में आप थोड़ा सा बता दें तो मज़ा ही आ जाए। बैठा हुआ था मैं ऐसे ही, वर्कशॉप चल रही थी सब, और मेरी बारी थी अपने बारे में बताने की। मैं अपने बारे में बता रहा था, इतनी देर में पीछे से गेट खुला, तो नुसरत आई। नुसरत ने देखा कि कोई बाबा बाबा बैठे हुए हैं जवान से, कोई कोई ज्ञान दे रहे हैं। तो इन्होंने देखा, वो आई और नुसरत बड़ा छुपते छुपाते अंदर घुसी कि क्लास चल रही है, कोई टीचर बैठा हुआ है। तो उन्होंने मुड़ के ऐसा बोला आकाश ने कि वो पंडित जी हैं, बहुत बड़े टीचर हैं। मतलब हमारे एक बहुत फेमस टीचर हैं एनके शर्मा जी, उन्हें पंडित जी भी कहते हैं। तो बोले पंडित जी हैं, बहुत बड़े एक्टर टीचर हैं ये। इतने में इन्होंने मुझे देखा और खेल हो चुका था कि भाई अब एक्ट करना है तुझे, तू टीचर है। अब मैं समझा रहा हूँ, तो नुसरत भी कह रही है जी सर। मैंने कहा बताओ क्या उद्देश्य है तुम्हारा जिंदगी का। तो अब वो कंफ्यूज कि ये उद्देश्य का क्या मतलब हुआ। मैंने कहा मतलब क्यों आई हो तुम, तुम्हें क्या अभिनय से क्या लेना देना है। वो कह रही है मेरी कास्टिंग हुई है, मैं एक्ट करने वाली हूँ, ये पूछ रहा है अभिनय से क्या लेना देना। फिर उसे कुत्ता बना, बिल्ली बना, मगरमच्छ बना, ये सब करते करते बहुत सारी मिरर एक्सरसाइज और ये वो करते रहे हम। फिर उसके बाद इशिता आई, इशिता को भी खूब बेवकूफ बनाया। तो ये साइलेंस ब्रेक कब हुआ? साइलेंस ब्रेक तब हुआ जब मैंने ही जाके बोला, मैंने कहा बहुत टॉर्चर हो गई लड़कियां यार, छोड़ो, मेरे बारे में बुरा सोचेंगी, पहले इन बालों से मैं किसी को पटा नहीं पा रहा हूँ, तुमने और 2 लड़कियां मेरे खिलाफ कर दी हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर, जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ही सही लेकिन लाइफ टर्निंग पॉइंट था आपका। फिल्म कंप्लीट हुई मेरठिया गैंगस्टर, और डायरेक्टर को समझ नहीं आया रिलीज कैसे करनी है, एडिट कैसे करनी है। अब क्योंकि अनुराग कश्यप के साथ उनका बॉन्ड अच्छा था, तो उन्होंने उन्हें कॉल लगाया और फिल्म पहुंची एडिटिंग टेबल पर। मेरठिया गैंगस्टर की एडिटिंग के दौरान सवाल आया, ये लड़का कौन है? और उस सवाल के चलते आपको कॉल आया और आपको कमिटमेंट हुआ कि तेरे साथ काम करना है। 2014 से 2018 का वो गैप आपने जिया कैसे? इतने बड़े नाम और इतने बड़े डायरेक्टर, क्योंकि गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद अनुराग कश्यप जी का बहुत नाम हो चुका था, और किसी एक एस्पायरिंग एक्टर, किसी एक ऐसे एक्टर को जो लाइफ में अपनी उस जर्नी को तय करने में लगा है कि कहीं तो पहुंचना है, उसको उस डायरेक्टर से कमिटमेंट मिलना कि तेरे साथ काम करना है, और उसके बाद 4 साल लग जाना, ये 4 साल कैसे जिए आपने और क्या अनुभव रहा? आता है वो, सबकी जिंदगी में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आपको समझ में नहीं आ रहा आपके साथ हुआ क्या है या हो क्या रहा है। आपको लगता है यार मैं तो सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, या मैं जो भी काम हम करते हैं अपनी निजी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। फिल्म रिलीज हो गई, हाँ बस वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम नहीं कर रहा दोनों ने, बट कैरेक्टर को, फिल्म्स को बहुत सराहा गया वैसे, और वही हुआ। और फिल्म अनुराग सर ने एडिट की थी तो उनके जहन में वो कैरेक्टर रह गया, उन्हें बड़ा मज़ा आया क्योंकि बड़ा क्वर्की सा कैरेक्टर था वो संजय फॉरनर का। तो उनके ऑफिस में हम गए थे एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए। तो उस दौरान उनसे मैं मिला और उन्होंने तब मुझे कहा था कि बढ़िया 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 एक्टर है तू। और आप यकीन जानिएगा, वो पहली बार मैं उनके ऑफिस गया था, उनका ऑफिस मैंने देखा था अंदर से, वरना सिर्फ उस शहर में उनका ऑफिस ढूंढने के लिए मुझे 4 साल लग गए थे। मतलब उससे पहले मैं बॉम्बे आता जाता रहता था और मैं उनका ऑफिस ही खोजता रहता था। मुझे फैंटम होता था तब, मुझे फैंटम का ऑफिस ही नहीं मिला। आराम नगर में एक ऑफिस था, वो बंद हो गया। फिर और इधर उधर कोई कहाँ बताता था, कोई कहाँ बताता था, कभी पहुंच ही नहीं पाया। और उस दिन जब पहली बार गया तो अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए गया, और वहाँ पे उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यू आर अ वेरी गुड एक्टर। सो वो एक मोराल को बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए बड़ी चीज़ थी। लेकिन फिल्म आई, 2 साल निकल गए, किसी को कुछ याद नहीं रहा, ना उन्होंने कभी कॉल किया, ना किसी ने पूछा, ना बॉम्बे में वापस रह पाया। मैं सब छोड़ छाड़ के वापस दिल्ली आ गया था। मैं थिएटर करने लग गया, 2 फिल्में रिलीज हो गई हैं। उसके बाद
भी मेरे को शहर छोड़ना पड़ा बॉम्बे, बिकॉज पैसा भी नहीं था, सर्वाइवल की दिक्कत थी, रहने के बिल्कुल रहने की जगह नहीं है तो क्या करता आदमी। मैं वापस आ गया क्योंकि यही एक रास्ता था। यहाँ पे थिएटर किया, उसमें दिल लगाया 2 साल। लेकिन अनुराग कश्यप को मैं मैसेज जरूर करता था उस सर को फेसबुक पे कि आपने मुझे कहा था तू बहुत अच्छा एक्टर है, फिर मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, काम क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। बहुत बार अनसीन होते रहे वो मैसेज, कभी उन्होंने देखे भी होंगे। फिर एक दिन कॉल आ गया कि आजा, तेरा बंटी बनने का टाइम आ गया। तो फिर वो सीक्रेट गेम मिला मुझे।